नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोकसभा सीट्स 2024 के लिए जिनका एनालाइज़ कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक और लोकसभा सीट का हम आकलन करने वाले हैं। सीट महाराष्ट्र से है, बहुत हैवीवेट कैंडिडेट वहाँ से लड़ते हैं। सीट का नाम बारामती। और वहाँ से लड़ने वाले शरद पवार, बहुत बार जीते हैं वहाँ से, लेकिन अब उनकी बेटी वहाँ से सांसद है। लेकिन इस बार बारामती की कहानी क्या कहती है? क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में जिस तरह से सियासत बदली है, पार्टियाँ बदली हैं, 1 से 2 हुई हैं, 1 नहीं 2-2 हुई हैं, इसलिए बहुत सारे आंकड़े बदल गए हैं। इसलिए वहाँ कह देना कि इस बार भी वही रिज़ल्ट होगा, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? थोड़े से आंकड़ों की गवाही लेंगे हम, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ की फैक्ट्स यानी कि क्या स्थिति है लोकसभा में बारामती के जो वोटर्स हैं, वहाँ पर 20 लाख के करीब वोटर्स हैं, उसमें से मेल वोटर 10,67,408 के करीब, ये 2019 के हिसाब से है और फीमेल जो वोटर्स हैं, 9,58,369 और टोटल वोट जो पिछली बार पोल्ड हुए थे यानी 2019 में कितना वोट टोटल 13,04,728 उसमें से वैलिड वोट कितने थे 12,96,860 यानी 12,96,860 मार्जिन हार जीत का रहा था 1,55,774 और नोटा वोट थे 7,868 ये एक छोटी सी कहानी है वोटर्स ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है यानी कि वैसे तो वहां पर बहुत बार कांग्रेस जीती अलग अलग पार्टियां जीती हम 96 से लेते हैं ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बाद राजनीति बड़ी तेजी से बदल गई है शरद पवार यहां से लगातार 96 98 99 2004 जीते हैं 2 बार कांग्रेस पे और फिर उन्होंने 99 में अपनी पार्टी बना ली थी एनसीपी तो एनसीपी पे भी टिकट पे 2 बार यहां से वो जीते उसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले को उन्होंने टिकट दिया और सुप्रिया सुले यहाँ से 2009, 2014, 2019 में लगातार जीती हैं कैसे कैसे जीती हैं आंकड़ा क्या है वो भी देखेंगे 2004 से शुरू कर लेते हैं 2004 में शरद पवार यहाँ पर एनसीपी की टिकट से लड़े 6,34,555 बहुत बड़ा आंकड़ा उसके सामने बीजेपी बिल्कुल एक तिहाई मतों पे रह गई पृथ्वीराज यहाँ से चुनाव लड़े थे 2,11,580 जीती कौन एनसीपी आगे आइए 2009 चेहरा बदला पार्टी वही एनसीपी सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी चुनाव लड़ी वोट कितने मिले 4,87,827 बीजेपी की यहां से कांता लड़ी तो उनको कितने मिले 1,50,996 यानी कि सुप्रिया सुले अपना किला बचाने में यहाँ पर कामयाब रही बारामती का और एनसीपी जीत गई 2014 सुप्रिया सुले एक बार फिर से मैदान में थी इस बार कितने वोट मिले 5,21,562 लेकिन हार जीत का आंकड़ा यहाँ पर कम हुआ महादेव जगन्नाथ आरएसपीएस से लड़े मुझे लगता है बीजेपी के साथ यहाँ पे समझौता रहा होगा इसलिए मैं उनका कैंडिडेट नहीं देख पाया और उनको यहाँ पर मिले 4,51,843 मत यानी जो हार जीत लाखों में होती थी वो कम आके अब हजारों में रह गई 2014 की कहानी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़ने आए थे एमपी का अब आगे बढ़े हम 2019 सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से मत मिले 6,86,714 और बीजेपी की तरफ से कंचन राहुल मत मिले 5,30,940 यहाँ पर एक बार फिर से हार जीत का आंकड़ा एनसीपी की तरफ ज्यादा हुआ यानी ज्यादा मार्जिन से वो जीती अब कहानी क्या है ये तो 2019 तक की कहानी थी आगे बढ़ते हैं ये नहीं आगे बढ़ते हैं ये देखिए ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको समझिए कि यहाँ पर इस वक्त प्रेजेंट स्थिति क्या है दौंड राहुल कुल बीजेपी इंदापुर दत्तात्रेय भरने एनसीपी बारामती अजीत पवार एनसीपी उप मुख्यमंत्री हैं सब जानते हैं आप इनको पुरंदर संजय जगताप इंडियन नेशनल कांग्रेस भोर संग्राम थोपटे इंडियन नेशनल कांग्रेस और खाडकवसला से भीमाराव बीजेपी के यहाँ से विधायक है यानी कि कुल मिला के स्थिति देखें तो 2-2-2 की स्थिति है बीजेपी 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 एनसीपी 2 अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वोट शेयर से समझना पड़ेगा कि पासा यहाँ पर कैसे पलटता रहा है नीचे से शुरू करते हैं 2009 से पार्लियामेंट की वोट में देखिए तो बीजेपी को मात्र 20% यहाँ पर वोट मिला था और एनसीपी को 66% बाकियों का वोट नापने की जरूरत ही नहीं है
और क्योंकि यहाँ पर आपको कांग्रेस और इन सब का वोट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एलआई पार्टनर रहे होंगे, अब मिलके चुनाव लड़ा है, इसीलिए आपको ये आंकड़ा दिख रहा है। 2009 की असेंबली की बात कर लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस 13%, एनसीपी 27 और बीजेपी 3%, एमएनएस 9.6। पार्लियामेंट दोबारा 2014, अब यहाँ से बीजेपी नहीं लड़ी थी, यहाँ से आरएसपीएस को उन्होंने टिकट दिया था और आरएसपीएस यहाँ पर कितना मत लेके गया, देखिए एनसीपी ने 48.9 लिया, तो आरएसपीएस बहुत नजदीक था 42.4, लेकिन जीत इस बार फिर से किसकी हुई, एनसीपी की हुई। आगे आ जाइए, 2014 असेंबली भी आ गया, फिर उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग से लड़ी 19.9, बीजेपी 16.8, एनसीपी 35.2, यानी आंकड़ों में यहाँ पर उनको एक बार फिर से यहाँ पर दिखता है कि वो आगे हैं बहुत। 2019 की पार्लियामेंट क्या कहती है, बीजेपी 40, देखिए कितना बड़ा जंप यहाँ पर मिला है बीजेपी को, कहाँ 20 16 नीचे गिर गए, और फिर कहाँ 40.9, और एनसीपी 52.9। अब यहाँ से कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप असेंबली में भी देख लें तो 26 और 38, यानी 10-12 का आंकड़ा जो था, 10-12% का डिफरेंस था, पर 10-12% बहुत होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं लग रहा है, इस बार हम क्यों कह रहे हैं कि फाइट होने वाली है, वो भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये कहानी है सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, सुनेत्रा पवार अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी है। और ये कहा जा रहा है, ऐसे क्यास हैं, अभी अनाउंसमेंट नहीं है, कि इस बार ननद भाभी में हो सकता है मुकाबला, आमने सामने हो सकती है। जैसे कि हमने बताया कि सुनेत्रा पवार जो हैं वो चचेरे भाई हैं इनके सुप्रिया सुले के, जो अजीत पवार उनके साथ उनकी शादी हुई है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो। और यहां से अब माना जा रहा है कि चुनाव जो है बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार राकेश जी, इतना आसान नहीं है चुनाव, क्योंकि इस बार एनसीपी के दो फाड़ हुए, हम सब जानते हैं, और एनसीपी जो अजीत पवार वाली है उसको मान्यता मिली है। अब कहानी ये है कि बारामती में एनसीपी के दो धड़े लड़ेंगे, ठीक है। अगर आप मान भी लें कि उनको पिछली बार कितने परसेंट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वोट मिला था, मान लीजिए उनको पिछली परसेंट 52 मिला था, बीजेपी को 40 मिला था। अब एनसीपी यहाँ दो धड़ों में है। अब वो अगर चुनाव होता है तो आप 52 में से अगर मान लीजिए 26 30 25 25 27 25 कुछ भी हुआ, तो बीजेपी का 40 भी तो जुड़ना है उसमें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस जो एनसीपी है अजीत पवार वाली, जिसको मान्यता मिल चुकी है, उसकी लड़ाई होगी शरद पवार की पार्टी से, जो कि सुप्रिया सुले सामने रहेंगी। तो क्या आपको लगता है इस बार समीकरण राकेश जी? देखिए, समीकरण जो है वो कुछ कुछ पेचीदा हो चुका है, क्योंकि एनसीपी दो फाक हो चुकी है, और एनसीपी एक उम्मीदवार सुप्रिया सुले हैं जो वहां की निवर्तमान सांसद है और शरद पवार की सुपुत्री हैं। दूसरी तरफ जो मैदान में हैं वो सुनेत्रा पवार है जो कि अजीत पवार की धर्मपत्नी है। तो दोनों ओर से धुरंधर उम्मीदवार हैं, दोनों ओर से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कल तक एक ही पार्टी की छत्र छाया में थे, आज दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में घमासान होने की पूरी उम्मीद है। घमासान न सिर्फ शरद पवार के परिवार के अंदर, बल्कि घमासान जो है वो एनसीपी के अंदर भी होगा, और एनसीपी कार्यकर्ताओं के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति होगी, एक उहापोह की स्थिति होगी, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी कि वो किसके पक्ष में जाए और किसके पक्ष में न जाए, क्योंकि दोनों उनके अपने हैं। दोनों नेता और दोनों जो उम्मीदवार होंगे चुनाव में, वो दोनों एनसीपी के हैं। एनसीपी दो फाक हो चुकी है, लेकिन ये दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के संबंधी हैं, पारिवारिक संबंधी हैं, पारिवारिक रिश्ता है। और ऐसे में न सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए आपस में सामंजस्य बिठाना, आपस में एक दूसरे का तालमेल बिठाना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, एक दूसरे के लिए समर्थन मांगना, ये सारी चीजें काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। और जो बारामती का चुनाव है, वो इस बार का बारामती का चुनाव अगर ये दोनों आपस में टकराते हैं तो काफी ऐतिहासिक होगा। और इसमें एक चीज और भी हो सकता है
कि हम सब जो है वो चुनावी हिंसा भी कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनसीपी के 2 धड़े हैं और दोनों धड़ों का जो कहते हैं ना कि जनाधार है वो एक ही है। तो ऐसे में कौन कार्यकर्ता किसके समर्थन में आता है, कौन कार्यकर्ता किसके विरोध में आता है, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, रही बात विकास की, तो जो विकास की बयार बारामती में होनी चाहिए थी, उस उम्मीद से नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि चुनाव में नतीजे किस ओर आते हैं। हाँ, जब ये है कि एनसीपी महाराष्ट्र के साथ एक दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र में सिर्फ पार्टियां ही 2 धड़ों में नहीं बटी है, गठबंधन भी 2 धड़ों में बट गया है। एक महाअघाड़ी गठबंधन है और एक जो है अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, उनकी महागठबंधन है। तो अब जो समीकरण है उसमें अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो समर्थन है वो मिल रहा है, और शरद पवार और सुप्रिया सुले को जो है वो इंडी गठबंधन का समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जनता किसके पक्ष में जाती है, और जनता जिसके पक्ष में जाएगी, आप मान लेना कि बारामती की जनता ने अगर तय कर दिया यहां से ये उम्मीदवार जीतेगा, तो फिर आप मान के चलिए कि वही आगे चल के वही घटक जो है वो असली एनसीपी कहलाएगी। तो इस चुनाव से सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक रिश्ते ही नहीं तय होंगे, या फिर इस चुनाव से सिर्फ बारामती का जनप्रतिनिधि ही नहीं तय होगा, बल्कि ये चुनाव ये भी तय कर देगा कि असली एनसीपी कौन है। देखिए, वैसे तो स्पीकर साहब बता चुके हैं, चुनाव आयोग बता चुका है कि असली एनसीपी शरद पवार वाली ही है, और दोनों परिवारों का ये भी कहना है, जो अक्सर मीडिया में आता है, वो भी हम कोट करना चाहेंगे कि ये सिर्फ विचारों की लड़ाई है, परिवार में कोई लड़ाई नहीं है। अब भी मिलते हैं, जुलते हैं। हमने देखा है बहुत बार एनसीपी से अलग होने के बाद भी बहुत बार शरद पवार से मिलते देखा है अजीत पवार को। तो उनका ये कहना है ये विचारों की लड़ाई है, वो एक विचारों के साथ खड़े हैं, हम दूसरे विचार के साथ खड़े हैं, तो इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, परिवार अगर ऐसा कहता है तो उसको भी हम मानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी प्लस एनसीपी, अजीत पवार जिसके मुखिया हैं, वो एक मजबूत यहां पर है। लेकिन देखना ये भी पड़ेगा कि कांग्रेस प्लस शिवसेना उद्धव ठाकरे प्लस जो शरद पवार का जो दल बचा है, जो शरद पवार की पार्टी है, वो किस रूप में यहां पर चुनाव लड़ते हैं। तो एक एक तरीके से ये ऐसा मुकाबला है जो महाराष्ट्र की सियासत में शायद कभी किसी ने देखा ना हो, इसलिए अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि एक पार्टी नहीं लड़ रही। आपने सही कहा, ये 2 गठबंधन लड़ रहे हैं। अगर एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ एनसीपी, जो मेन अभी जिनको मिला है पूरा अजीत पवार, और एक अजीत तरफ पवार शिंदे गुट है, शिवसेना, और दूसरी तरफ कांग्रेस है, अजीत पवार की पार्टी है, और साथ में उनके शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं। तो ये तिकोना तिकोना 3 इधर है, 3 इधर है, डिवाइडेड एनसीपी, डिवाइडेड शिवसेना, और कांग्रेस और बीजेपी। तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। मुझे नहीं लगता बारामती की जनता ने भी ऐसा कभी मुकाबला देखा होगा। बड़ी असमंजस की स्थिति भी रहेगी। और हाँ, जैसा कि आपने कहा कि अगर यही 2 उम्मीदवार होते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश की जो 543 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से सबसे हॉटेस्ट सीटों में से गिनी जाएगी। अब पहली 10 हॉट सीटों में गिन ले तो कोई गलती नहीं होगी। ऐसा है ना कि आप जब एनसीपी आपको मिल गई कि एनसीपी अब आपकी है, तो डेफिनेटली बारामती एनसीपी का गढ़ कहा जाता है। आप उसे शरद पवार का गढ़ कह लीजिए, तो शरद पवार की पहचान भी एनसीपी के तौर पे थी। तो उनको जितने एनसीपी के गढ़ हैं, अब वहां पे अगर वो अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे उस तरीके से, और डेफिनेटली आपको हैवीवेट कैंडिडेट के सामने, अब वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में है, वो तो राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं। तो यही उनको सबसे सही लगा। एक तो महिला कैंडिडेट के सामने महिला कैंडिडेट, और दूसरा फिर परिवार की बात है तो परिवार इधर भी है तो परिवार उधर भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत सटीक सोची समझी रणनीति के तहत ये होगा। अगर ये दोनों चेहरे चुनाव, जैसे सुप्रिया सुले तो लड़ेंगे ही, अगर वहां से जैसा कयास लगाया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार लड़ती हैं वहां से, तो बहुत सोचे समझे तरीके से अजीत पवार ये डिसीजन लेंगे। और इस सीट पर हार जीत जो है, मैं फिर वही कहूंगा कि ये हो सकता है कि अब तक का सबसे क्लोजेस्ट कॉन्टेस्ट ये हो जाए।
ये हो सकता है कि हार जीत का अंतर बहुत कम रह जाए, ये हो सकता है कि वोट ट्रांसफर करते वक्त खासकर एनसीपी का जो वोटर है, अब वो इधर वाला है या उधर वाला है नहीं पता, लेकिन वो सोचेगा जरूर कि मेरा भविष्य कहाँ है। वो ये सोचेगा जरूर कि मैं राज्य में रहना है तो मुझे इनसे काम कराना है। अब देखिए ज्यादा तो बंदा लोकल लेवल पे जो काम होते हैं ना वो जरूरी होते हैं कहाँ से होने हैं, तो उसके दिमाग में ये भी रहेगा। क्योंकि जितनी पकड़ शरद पवार की रही है एनसीपी की बारामती में या महाराष्ट्र में, आप अजीत पवार को बिल्कुल कम करके नहीं आंक सकते। अजीत पवार, अगर शरद पवार एक पार्टी को शुरू करने वाले हैं तो एनसीपी के जो अभी सर्वोसर्वा हैं, जो एनसीपी के भविष्य हैं, वो अजीत पवार है। और ये हमने देखा है, चाहे आम लोगों की बात हो या फिर नेताओं की बात हो, लोग भविष्य के साथ चलना समझते हैं, उनको पता है कहाँ जाके जुड़ना है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर शरद पवार अपना इमोशनल कार्ड खेलेंगे, यहाँ पे वो बताएंगे कि मुझे किस तरह से पार्टी से अलग किया गया, वो इन चीजों को रखेंगे। और डेफिनेटली उनका ये इमोशनल कार्ड चलता है या अजीत पवार का अपना एनसीपी मैं हूं वो चलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा इस बार। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार जो है महाराष्ट्र में सियासत जो है नई करवट ले रही है। महाराष्ट्र की सियासत जो है वो एक नए मुकाम पे पहुंच चुकी है, जहां पे की पार्टियां, जहां पे की गठबंधन, और जहां पे पार्टियां दो फाक हो रही है, गठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, सरकार बन रही है, फिर वो सरकार गिर रही है, फिर नई सरकार जो है सो सामने आ रही है। और अब जल्दी ही वहां लोकसभा के चुनाव होंगे, कुछ दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। तो राजनीतिक गतिविधियां अपने उफान पे हैं, और गठबंधन, उम्मीदवार और एक दूसरे के खिलाफ जो है सो उम्मीदवारी, और उसमें भी दो रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार और कद्दावर नेता और पारिवारिक जो है वो रसाकशी, तो सब जो है सो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। और इस लिहाज से बारामती की सीट जो है वो काफी हॉट सीट बन चुकी है, हम सबकी निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जो मुकाबला होगा वो बहुत कांटे की टक्कर होगी। बिल्कुल, अगर एक लाइन में हम इससे कंक्लूड करें राकेश जी, तो इस बार बारामती का मुकाबला पवार वर्सेस पवार होने वाला है। क्योंकि बिल्कुल बेशक बिल्कुल। सुप्रिया सुले चुनाव लड़े, लेकिन सुप्रिया सुले के रूप में वहां पर शरद पवार को अपनी ताकत दिखानी है। उनको यहाँ ये बताना है कि नहीं अभी मैं हूं यहाँ पे, और वहीं अजीत पवार को ये बताना है कि नहीं, पार्टी अगर मेरे पास आई है तो उस रूप में मैं यहाँ को अपने आप में स्थापित कर चुका हूँ। और बारामती की लड़ाई को उस रूप में देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो हार जीत का संदेश जाएगा, आपने सही कहा था, वो वोटर्स के पास एक ऐसा संदेश लेके जाएगा जो आपको विधानसभा चुनाव में भी अपने आप को स्थापित करने का मौका देगा। यहां से अगर ऐसा संदेश जाता है कि एक जीत रहा है दूसरा हार रहा है, तो वो वोटर्स के बीच आप समझ लीजिए कि विधानसभा का परसेप्शन भी जाएगा। अब अपने अपने प्लस माइनस हैं दोनों के। अगर एनसीपी के पास इस वक्त अजीत पवार के पास ये पावर है कि वो सरकार में है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो युवा हैं, वो आने वाली एनसीपी के भविष्य हैं, असली एनसीपी उनको मिली है, उनके पास पीएम मोदी का चेहरा है, उनके साथ शिंदे सरकार है, शिवसेना शिंदे का साथ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वहीं शरद पवार के पास एक इमोशनल कार्ड के अलावा कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो ताकत है वहां पर मिल जाती है। तो दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, दोनों की अपनी शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, अपनी एडवांटेजेस हो सकती हैं, लेकिन आप जनता को जज नहीं कर सकते। आप ये बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आप देखिए एक लोकसभा क्षेत्र है और उसमें हम ये भी बता रहे हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती हैं। अब इन 6 विधानसभाओं में कहीं बीजेपी का होल्ड है, कहीं कांग्रेस का होल्ड है, कहीं एनसीपी का होल्ड है। वो किस तरह से चीजें जाएंगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार। मैं कह रहा हूँ कि बारामती पे जब रिजल्ट आएंगे जिस दिन टीवी पे, तो एक अलग से ब्रेकिंग वाली पट्टी चलेगी जहां पे बारामती फ्लैश होगा बार बार कि कौन कितने वोट से आगे चल रहा है, कौन कितने वोट से पीछे चल रहा है। क्योंकि आप सरकार बनाएं ना बनाएं, क्या हो क्या ना हो, लेकिन अगर ये एक शहर एक सीट स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पर पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में दमखम दिखाने की कि किस पवार में ज्यादा पावर है वो यहाँ पर दिखेगा। और अप्रत्यक्ष रूप से बेशक शरद पवार ना लड़े, सुप्रिया सुले सामने होंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका आंकलन में। तो उम्मीद करते हैं
कि हम ये जो बारामती की जब अनाउंसमेंट हो जाएगी कैंडिडेट्स की, तो पुनः एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और तब वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। पर आज हमने आपको ये सीट दिखाई है, इसी तरह से आगे सभी सीटें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट करके बताइए भी कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं या उस इलाके से हैं या आस-पास से हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। नए वीडियो में नई सीट से आपको मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।